नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 और यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा व अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमने आपसे कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि जिसमें हमने आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ की स्ट्रेटेजी बताई थी और बुक लिस्ट के बारे में बताया था। और हमने आपसे कहा था कि हम इसकी तैयारी के लिए हम जल्द ही जो है विषय शुरू करने जा रहे हैं। तो उसी में हमने सबसे पहले जो विषय लिया है वो लिया है भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ में, जिसमें कि आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम बिल्कुल ये विषय बिल्कुल जो लेक्चर रहेंगे बिल्कुल फ्री रहेंगे, इसमें कोई हमारा पेड कोर्स नहीं होगा। और जैसे कि हमने आपसे जो हमने स्ट्रेटेजी जो आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो दी थी पहले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ वाली, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हम जल्दी इसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हमने हमारा आज ये पहला लेक्चर है जो हमारा विषय है भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो इसी में हम आगे ये हम पढ़ लेते हैं। तो संविधान आखिर संविधान होता क्या है, इस विषय को आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान आखिर है क्या। देखिए, संविधान किसी भी देश का एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान किसी भी देश का एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है और उस देश के जो सभी नियम कायदे बने हुए होते हैं। सीधे सीधे आप इनको ऐसे समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इस तरह से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइए और अगर आप इसको कहीं नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है कि मैं आपके ध्यान को किस तरह से आकर्षित करूँ। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो संविधान क्या है? देखिए, संविधान संविधान किसी भी संविधान देश का संविधान राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। ठीक है, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। ठीक है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि यानी कि कानून कहा जा सकता है, आधार विधि या कानून कहा जा सकता है, जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। ठीक है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो इसके निर्माता हैं के आदर्शों उनके यानी कि उनके आदर्शों, सपनों और मूल्यों का दर्पण होता है। ठीक है, तो जिन्होंने इसको बनाया है वह जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बड़ा ही अच्छा दिन है कि आज 26 जनवरी है और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा जो संविधान का जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। यानी कि हमारा जो भारत है एक पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम, चार्टर पारित किए गए जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। दोस्तों देखिए, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे और राज करते हुए जो उन्होंने ऐसे कई चार्टर पारित किए। चार्टर से मतलब है या रेगुलेटिंग एक्ट से मतलब है कि वो उनके ऐसे कुछ नियम होते थे जिनके द्वारा ऐसे कुछ नियम होते थे जिनके द्वारा वो हमारे देश पर राज करते थे। तो अब वो नियम क्या थे? तो अभी मैं जो आपको जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से ये चीज़ें हुई थी। अभी हम जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं उसमें हम सिर्फ ये पढ़ना चाहेंगे कि हमारा जब संविधान बना और उससे पहले जो अंग्रेज़ों ने हमारे जो उसमें एक्ट लेके आए, जैसे कि चार्टर लेके आए, रेगुलेटरी एक्ट लेके आए, तो वो कैसे कैसे उनका क्या अर्थ था और उन्होंने उन एक्ट के थ्रू क्या क्या किया, तो वो हम इसमें जानेंगे। तो आप जो है शॉर्ट में ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो उसमें क्या था? बंगाल का शासन
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। यानी कि अभी तक क्या होता था कि बंगाल में सिर्फ गवर्नर का शासन था, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का बना दिया गया? बंगाल का, भारत का नहीं। भारत का भी आगे बनेगा, ठीक है। अभी आप इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए, ठीक है। तो इसमें आगे चलेंगे। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की व्यवस्था की गई, ठीक है। यानी कि जो इसकी 4 सदस्यीय परिषद में जो ये था कि इनका बहुमत जब होगा तभी इसमें निर्णय लेने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल, कौन था सबसे पहले जो प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, के रूप में, तथा क्लेवरिंग मॉनसन बरवेल तथा पिफलिप प्रोफांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि सब परिषद के सदस्य थे। यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी आरओ में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ये वनडे एग्ज़ाम तो होता नहीं है, तो इसमें ये इस तरह से पूछ लेते हैं कि परिषद के सदस्यों में कौन कौन थे। उसमें आपको ये सारे नाम दे देगा और कोई एक नाम अलग दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन नहीं था या इनमें से कौन था, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा तो मैं आपको उसमें बताता हुआ चलूँगा। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। किसके द्वारा हटाया जा सकता था? केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा। और ब्रिटिश सम्राट कहाँ था? लंदन में। चलिए, अब इसके और क्या क्या फीचर्स थे देख लीजिए। एक, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किस किस को? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि इन दोनों पे भी जो कानून बनाएगा, यानी कि जो इन दोनों के लिए जो रूल रेगुलेट करेगा, वो कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा, ठीक है। अधीन कर दिया गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बंगाल गवर्नर जनरल है उसको ही तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, ठीक है। नंबर 2, सह परिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए, यानी कि जो भारत में वो प्रशासन करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन पूरे भारत के प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र था। सबसे पहले जो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने चीज़ें करी और वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई, वो काफ़ी मतलब डेवलपमेंट जो किया बंगाल को, किया। बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है, उस समय। आज के समय की बात नहीं करेंगे हम, उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। हाँ, कानून लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। नंबर 3, इस अधिनियम द्वारा बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो किसके थ्रू की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, और ये एक बार नहीं कई बार आ चुका है, ठीक है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, कौन? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, ये आ चुका है, और ये मुझे लग रहा है शायद अभी यूपी पैट में भी आया था। चलिए, सर एलिजा इम्पे इनका नाम पूछ सकता है। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया प्रथम मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजा इम्पे को। चलिए, इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया, ठीक है। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। यानी कि न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता है। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी कि इस न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया या किसी के मामले के विरुद्ध मामले में कोई भी सुनवाई की है, तो
इसके विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ कहाँ अपील की जा सकती थी? इंग्लैंड स्थित काउंसिल में, इंग्लैंड स्थित काउंसिल में इसकी अपील की जा सकती थी, इंग्लैंड स्थित काउंसिल में। चलिए नंबर 4, और इसमें आगे देख लेते हैं। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष, संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनियों के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1781 का संशोधित अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, किसके थ्रू? 1781 का संशोधित अधिनियम। अब इसमें आगे और देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई वह कंपनी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के प्रति, कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते जो उन्होंने सरकारी अधिकारी, यानी कि उन्होंने सरकारी अधिकारी रहते हुए जो कार्यवाही जो उन्होंने एक कुछ भी काम किया है, या चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे हम ये जान सकते हैं कि अंग्रेज जो कर्मचारी थे उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय उस टाइम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। चलिए, कानून बनाने का तथा उसका कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। ये तो एक अच्छी बात थी कि भारतीयों के जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि इनको जो है कानून ये जो बनाते हुए समय ये ध्यान रखेंगे कि भारतीयों के जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान भी होता रहे। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट को, यानी कि 1781 का संशोधित अधिनियम है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। भारत में आगे इसमें क्या है? भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3, यानी कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें कि काउंसिल की जो परिषद की सदस्य जो संख्या थी वो 4 थी, उसको कितना कर दिया गया? अब 3 कर दिया गया। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देसी रियासत आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया, यानी कि इस अधिनियम के थ्रू भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल अगर कोई किसी देशी राजा से युद्ध तथा संधि करेंगे तो वह पहले कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेंगे। ठीक है, इंग्लैंड में 6 आयुक्तों के एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया, यानी कि इंग्लैंड में जो है ये 6 आयुक्तों का, एक कमिश्नरों का एक नियंत्रक बोर्ड स्थापना की गई। ठीक है, जो क्या करेंगे, भारत में जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि जो भारत में कंपनी के जो कर्मचारी जो कुछ भी कर रहे हैं उनको जो है निगमित करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। सम्राट कहाँ? यानी कि इंग्लैंड का जो सम्राट है उनके थ्रू। इसके 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अर्थमंत्री, यानी कि जो 6 सदस्य थे इसके, उसमें एक ब्रिटेन का अर्थमंत्री, दूसरा विदेश सचिव, जो आज के टाइम में आप ये मान सकते हैं जो आज के टाइम में विदेश मंत्री है, विदेश सचिव। 4 अन्य सम्राटों द्वारा काउंसिल के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल को कंपनी के भारत सरकार के नाम आदेशों
एवं निर्देशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो प्रांत में जो परिषद के सदस्यों की संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई। प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया, अर्थात बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। यानी कि जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाली गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के थ्रू। और जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे वो किसके अधीन कर दिए गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारी अब कोई उपहार नहीं ले सकते थे। ठीक है। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी थे वो जो बंगाल में उच्च न्यायालय बनाया गया था उसमें तो मैंने जैसे कि बताया आपको पीछे कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी के प्रति उसमें कोई सुनवाई नहीं की जा सकती थी, कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तो उन पे कार्रवाई करने के लिए कहाँ एक कोर्ट बनाई गई? इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाई गई। कहाँ बनाई गई? इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाई गई। ठीक है। और हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं? 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गया 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने, परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी मिल गई। यानी कि जो मुख्य सेनापति है उसकी शक्ति भी किसको मिल गई? गवर्नर जनरल को। 1793 का राजपत्र। कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर पारित किया गया। 1793 का जो राजपत्र था वो किस लिए पारित किया गया? कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार लाने के लिए यह चार्टर पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया। जो पूर्व के जो प्रावधान अधिनियम थे उनके सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसमें शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। ठीक है, क्या थी देखते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो काम था, जो उनका जो कार्यकाल था वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। ठीक है। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया। यानी कि जो परिषद के सदस्यों की योग्यता में क्या होना चाहिए था? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का जिसको अनुभव रहा हो, ये एक योग्यता सेट कर दी गई। ठीक है। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ। ठीक है। ये किस अधिनियम के थ्रू हम पढ़ रहे हैं इसको? 1793 का जो राजपत्र आया उसके थ्रू क्या कर दिया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका। 1793 के जो अधिनियम था उसके थ्रू इन्होंने क्या करा? 1793 का जो राजपत्र था उसके थ्रू एक तो जो योग्यता में 12 वर्ष तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसके अलावा कंपनी का जो व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी पे अपनी। 1793 के राजपत्र में एक तो 20 वर्षों का लिए कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो बढ़ा दिए गए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो योग्यता थी परिषद में, जो सदस्यों की जो योग्यता थी उसमें क्या कर दिया गया? कम से कम कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 12 वर्षों तक भारत में रहने का जिसको अनुभव हो। यानी कि इंग्लैंड का कोई ऐसा व्यक्ति, भारत का नहीं, इंग्लैंड का, क्योंकि अभी तक उसमें भारत का कोई भी व्यक्ति परिषद में सदस्य नहीं बन सकता था ना। और इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेतन अब भारतीय कोष से दिए जाना तय हुआ। यानी जो भारतीय कोष था, जो यहाँ का जो भी व्यापार चलता था उससे जो भारतीय कोष इकट्ठा क्या होता था, जो ये अंग्रेजी उसको अपने अंडर में रखते थे। तो इन्होंने क्या करा, जो सैलरी जो देना तय करा वो भारतीय राजकोष से ही किया। ठीक है।
तो आज के जो लेक्चर में था वो मैंने इतना ही पोर्शन लिया है। अब आगे मैं आगे का अधिनियम पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं सारे अधिनियम कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद हम प्रस्तावना से अपना जो इसके संविधान के स्रोत और प्रस्तावना से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1-2 लेक्चर में मुझे लगता है ये सारे जो चार्टर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे जो है उसके संविधान के स्रोत और इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और प्रस्तावना से हम इसका आगे स्टार्ट कर देंगे। और आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी धीरे धीरे आपको इसको पढ़ने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि लेक्चर आपको किस तरह का लगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, संविधान में जब हम आगे हम पढ़ेंगे, वैसे भी मैं बता दूंगा आपको आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर में, कि संविधान में जब हम किसी राज्य की बात करते हैं तो राज्य से अर्थ जो होता है वो किसी देश को लेकर होता है। ठीक है, राज्य क्या होता है, देश होता है संविधान की टर्म्स में। वो आगे मैं बता दूंगा, बताता हुआ चलूँगा आपको जब मैं आपको जो इसके संविधान के वो पढ़ाऊँगा अधिनियम। तो और इसमें जो राज्य का मतलब है ये नहीं होता कि इसका किसी स्टेट से या किसी राज्य से मतलब नहीं होता है। संविधान में अगर कोई राज्य शब्द आ रहा है तो उसका अर्थ होता है किसी देश से। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि बंगाली गवर्नर जनरल को किस एक्ट के थ्रू भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और किस एक्ट के थ्रू उसको वायसराय बनाया गया। ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा कि गवर्नर जनरल भारत का और वायसराय भारत का किस किस रेगुलेटिंग एक्ट या किस चार्टर्ड एक्ट के थ्रू बनाए गए। या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आपके लिए एक क्वेश्चन है, ऐसा समझ लीजिए, और फिर हम आगे इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको ऐसे ही लेक्चर और कंटिन्यू देते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।